हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 4 सितंबर के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाती है तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 4 सितंबर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जन्मदिन से। जिनका आज जन्मदिन है, जिन्होंने कुछ विशेष कार्य किए हैं अपने जीवन में और उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। नाम है इनका गौरव गोगोई। गौरव गोगोई के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 1982 में। 1982 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? दिल्ली में इनका जन्म हुआ। किस वजह से हम इनको याद कर रहे हैं? ये एक राजनीतिज्ञ हैं, एक पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है ना। और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित हैं। 17वीं लोकसभा में ये सदस्य थे। तो जैसे हम बात करें असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की, तो ये असम के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई, उनके बेटे हैं। इन्होंने कालियाबोर सीट से भारतीय आम चुनाव में 2014 और 2019 में चुनाव लड़ा था और जीते भी थे, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख लीजिए, वर्तमान 18वीं लोकसभा चल रही है और जब ये 18वीं लोकसभा चल रही है तो इसमें भी इनको एक अच्छा, आप कह सकते हैं, ओहदा मिला हुआ है। और ये न्यूज द हिंदू के द्वारा प्रकाशित की गई थी 2024 के इलेक्शंस के बाद। गौरव गोगोई रीअपॉइंटेड कांग्रेस डिप्टी लीडर इन लोकसभा। 18वीं लोकसभा में गौरव गोगोई को रीअपॉइंट कर दिया गया है एज अ कांग्रेस डिप्टी लीडर। कांग्रेस के उपनेता की भूमिका ये निभा रहे हैं 18वीं लोकसभा में। कहां से? वर्तमान में ये सांसद हैं, असम के क्षेत्र जोरहाट से हैं। पहले मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर चलो लिख देता हूं ताकि आपको पता लगे। 2014 और 2019 में इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा था, कहां से लड़ा था? कालियाबोर से, और वहां से वो जीते थे। अब 2024 के जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, यहां से कहां से जीते हैं? जोरहाट से। तो आप कह सकते हैं 3 टर्म हो गया है इनको कांग्रेस की तरफ से सांसद बनते हुए। वर्तमान में 18वीं लोकसभा में डिप्टी लीडर की भूमिका निभा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, ठीक है ना। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये इनका ऑफिशियल जो एक्स हैंडल है, इस पे लिखा भी हुआ है 3 टर्म MP डिप्टी लीडर लोकसभा इंडियन नेशनल कांग्रेस, WEF यंग ग्लोबल लीडर, इंटरेस्ट इकोनॉमिक, फॉरेन पॉलिसी, इन्वायरमेंट, है ना। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। बात हो रही है 18वीं लोकसभा की। 18वीं लोकसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा? अगर आपने लिखा होगा राहुल गांधी तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ओम बिरला के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, ये 18वीं लोकसभा में क्या हैं? अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले 17वीं लोकसभा में भी ये अध्यक्ष बने हुए थे। अध्यक्ष के रूप में इनका दोबारा से चयन हुआ है।
जब हम बात करें जगत प्रकाश नड्डा की, तो राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? तो फिर आप नाम लिख देना जगत प्रकाश नड्डा का। राज्यसभा में सदन के नेता की भूमिका निभा रहे हैं ये। और जगत प्रकाश नड्डा, जिनको हम जेपी नड्डा के नाम से जानते हैं, बीजेपी पार्टी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और इनको कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है? तो आप बताइएगा। उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय इनको मिला हुआ है। कैबिनेट मंत्री भी हैं ये केंद्र में। और इसके साथ में इनको एक मंत्रालय और मिला हुआ है। आप बताएं कमेंट में कौन सा आएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाती है तो ये कौन है? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं वर्तमान में। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं ये, ठीक है ना। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिख देना में विपक्ष के नेता। लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो फिर नाम आएगा राहुल गांधी का। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने वाले गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं, ठीक है ना। चलिए जी, अब हम बातें कर लेते हैं इनके बारे में। इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा, सुशील कुमार शिंदे इनका नाम है। सुशील कुमार शिंदे ये भी बड़े इम्पोर्टेंट किरदार रह चुके हैं, अपने समय के केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1941 में हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? शोलापुर का नाम आपने जरूर सुना होगा। शोलापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो मूल रूप से महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ये सुशील कुमार शिंदे। और जैसे बात करें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्यकाल निभाया था। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे और ऊर्जा मंत्री भी रहे और गृह मंत्री भी रहे थे। तो आप ये बताइएगा कि सुशील कुमार शिंदे कब से कब तक भारत के गृह मंत्री रहे थे? तो जब हम बात करें गृह मंत्री कब से कब तक रहे, तो 2012 से 2014 तक ये गृह मंत्री रहे थे। तो थोड़ा सा जब इनके बारे में बातें हम कवर करें, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र के सीएम की भूमिका इन्होंने कब से कब तक निभाई थी? 2003 से लेकर 2004 तक। उसके बाद में इनको आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इन्होंने 2004 से लेकर 2006 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। फिर इनको मंत्रालय सौंप दिया गया, कौन सा? ऊर्जा मंत्रालय। ऊर्जा मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने कब से कब तक कार्य किया? 2006 से 2012 तक। और जैसे बात करें, फिर इनको गृह मंत्रालय सौंप दिया गया। गृह मंत्रालय कब से कब तक इनके हाथों में रहा? 2012 से लेकर 2014 तक ये गृह मंत्री रहे। सुशील कुमार शिंदे, आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले दलित नेता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं पहले दलित सीएम महाराष्ट्र के कौन है? सुशील कुमार शिंदे। अब चलो बाकी ऑप्शंस के बारे में बातें कवर कर लेते हैं। 2012 से 2014 तक सुशील कुमार शिंदे भारत के गृह मंत्री रहे। और उसके बाद में फिर यहाँ पर 2014 से लेकर 2019 तक कौन रहे थे, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 2014 में आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व शुरू हुआ था और उस समय राजनाथ सिंह को गृह मंत्री बनाया गया। राजनाथ सिंह 26 मई 2014 से लेकर 30 मई 2019 तक गृह मंत्री रहे। उसके बाद में 2019 में ये गृह मंत्रालय किसको सौंप दिया गया? अमित शाह को सौंप दिया गया। अमित शाह का पहला कार्यकाल गृह मंत्री के रूप में 2019 से 2024 तक रहा। और 2024 में अभी इलेक्शंस हुए हैं, आपको पता ही है। अमित शाह को दूसरी बार अब क्या दिया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। क्लियर हुआ ना आपको पॉइंट ये? जब आपसे पूछा जाए हमारे भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो नाम आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कि 2 सितंबर 1946 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक भारत के गृह मंत्री रहे थे। क्लियर हुआ ना आपको ये पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया।
अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जयंती से, जिनकी आज जयंती है। इनका नाम शायद आपने सुना होगा। इनका नाम क्या है? सिया शरण गुप्त। सिया शरण गुप्त जो हैं उनकी आज क्या है? जयंती है। इनका जन्म आज ही के दिन 1895 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? झांसी में। और ये झांसी वर्तमान दृष्टि से कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, है ना। और इनकी मृत्यु 29 मार्च 1963 को हुई थी। अब जैसे बात करें इन्होंने अपने किस रूप में भूमिका निभाई, तो ये एक हमारे भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार रह चुके हैं। इनको एक उपाधि मिली थी सुधाकर पदक से, है ना। सुधाकर पदक इनको कब मिला था? ये बात है 1941 के आसपास की। इनको कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी और उर्दू। अब आपसे एक अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो फिर आप क्या लिखेंगे? बहुमुखी प्रतिभा के धनी लेखक सिया राम शरण गुप्त प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार एवं राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के रिक्त स्थान थे। क्या वो भाई थे, पिता थे, बेटे थे या फिर गुरु थे? जल्दी से बताएं। अगर आपने लिखा होगा भाई तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। सिया शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे, ठीक है ना, छोटे भाई। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इन्होंने भी साहित्य में अपना अच्छा नाम कमाया और ऐसा कहा जाता है कि इनकी जो रचनाएं हैं उनकी रचनाओं में गांधीवाद का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं में करुणा, अहिंसा की मार्मिक अभिव्यक्ति भी आपको देखने को मिलेगी अगर आप इनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा चलो एक पॉइंट और बता देता हूं। सिया राम शरण गुप्त के द्वारा सबसे पहली रचना कौन सी लिखी गई थी? बात है वो 1914 की। नाम था उस रचना का मौर्य विजय। तो ये इनकी पहली रचना थी जो इन्होंने लिखी थी। उसके बाद में तो इन्होंने बहुत सारे रचनाओं को लिखा और बाद में प्रसिद्ध भी हुए। हमारे भारतवर्ष में कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 1941 में सुधाकर पदक इनको दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया? नागरी प्रचारिणी सभा जो कि वाराणसी में है, उनके द्वारा ये दिया गया था। इन्होंने हिंदी के क्षेत्र में बखूबी अच्छा काम किया। इस वजह से 1962 में इनको सरस्वती हीरक जयंती में सम्मानित किया गया था। तो चलो आपसे इनके बारे में बात की है, आज इनकी जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। अब हम इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा। नाम है इनका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी का नाम आप लिख देना। ये हमारे भारत के एक प्रसिद्ध नेता रहे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो मुंबई में हुआ, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जून 1917 को इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मुंबई महाराष्ट्र में ही हुई। कई भाषाओं का इनको ज्ञान था। गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी भाषाओं के ये अच्छे राजनेता माने जाते रहे हैं। हिंदी में अगर बात करें तो इनको क्या कहा जाता है? भारतीय राजनीति का पितामह। भारतीय राजनीति के पितामह कौन कहे जाते हैं? तो फिर नाम इनका आप लिख देना। क्लियर होना आपको पॉइंट? चलिए जी, दादा भाई नौरोजी जो हैं इन्होंने एक गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया था। 1851 की बात है। उसका नाम क्या था? रस्त गफ्तार। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। और अब चलो आप एक क्वेश्चन बता दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं
इनमें से कौन सा कथन सही रहेगा, जल्दी से बताओ। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की। पहला पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। आपको पता है, थोड़ा सा समझो इतिहास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को, सॉरी एक सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इनका पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, बम्बई में। और जब इनका बम्बई में अधिवेशन हुआ, उसमें अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद अगले साल 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, कोलकाता में हुआ। तो इस दूसरे अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो 1886 में ये अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और उसके बाद में 1906 में भी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। क्लियर हुआ ना आपको ये पॉइंट। चलो दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वर्ष 1907 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ। तो ये पॉइंट भी ठीक है। हालांकि हम अगर स्थापना की बात करें तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में हुई थी। वो भी दिसंबर का महीना था। किसके नेतृत्व में हुई थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में, है ना। तो ये पॉइंट आपको पता है। तो ऑप्शन अगर आपने डी लिखा होगा तो बहुत आपने अच्छा जवाब दिया है। अब जैसे हम बात कर रहे थे दादा भाई नौरोजी के बारे में, दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखित है, तो फिर दादा भाई नौरोजी का नाम आप लिख देना। इस पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने धन के पलायन का सिद्धांत वर्णित किया है, यानी कि अंग्रेज किस प्रकार से हमारे भारत को खोखला कर रहे हैं आर्थिक दृष्टि से, और किस प्रकार से वो यहाँ से धन लेकर चले जा रहे हैं। वो सारी बातें इन्होंने अपनी इस रचना में लिखी। राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल के रूप में इसे जाना जाता है, इस रचना को जाना जाता है, ठीक है ना। महात्मा गांधी के प्रेरणा स्रोत माने जाते थे दादा भाई नौरोजी, जिनकी आज जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। चलिए जी, अब हम इनके बारे में बातें कवर कर लेंगे। इनका नाम भी शायद आपने सुना होगा, ब्रज कुमार नेहरू इनका नाम, ब्रज कुमार नेहरू। इनसे संबंधित चलो आप एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई थे ये ब्रिजलाल, और ब्रिजलाल के बेटे थे ब्रज कुमार नेहरू, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। अगर लिखा होगा आपने उत्तर प्रदेश, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। थोड़ा सा पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ब्रज कुमार नेहरू का जन्म 4 सितंबर 1909 को इलाहाबाद में हुआ था, और ये इलाहाबाद वर्तमान दृष्टि से प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रयागराज वो भूमि है जहां पर गंगा और यमुना का मिलन होता है, और ये उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 31 अक्टूबर 2001 में हुई थी। कहाँ पे हुई, कसौली। कसौली क्षेत्र कहाँ पर पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था ब्रजलाल। और ब्रजलाल जो हैं, ब्रजलाल और पंडित जवाहरलाल, ये दोनों भाई थे। जवाहरलाल और ब्रजलाल ये दोनों भाई थे, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो संतान हुई उनका क्या नाम था, इंदिरा गांधी। और ब्रज कुमार नेहरू किसके बेटे थे, ब्रजलाल के। तो यानी कि आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी और ब्रज कुमार नेहरू ये आपस में चचेरे भाई बहन थे। और हम इनको क्यों याद कर रहे हैं, इन्होंने कई राज्यों में राज्यपाल की भूमिका निभाई। 1934 में भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे, 7 राज्यों के राज्यपाल बने, ठीक है ना। एक आत्मकथा लिखी गई ब्रज कुमार नेहरू के द्वारा, नाम है उसका नाइस गाइज फिनिश सेकंड।
चलो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है इंग्लिश में। नाइस गाइज फिनिश सेकंड, ये किसके द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है? तो आप लिख देना ब्रज कुमार नेहरू का नाम, ठीक है ना। त्रिपुरा, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और गुजरात, इन राज्यों के राज्यपाल की भूमिका निभाई थी ब्रज कुमार नेहरू ने, शायद आपको पता भी हो। चलो जी, अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। इनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा, भूपेंद्र नाथ दत्त इनका नाम है, भूपेंद्र नाथ दत्त। इनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, ये कौन थे? ये हमारे भारत के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक थे, और लेखक होने के साथ साथ आप इनके बारे में कहिएगा कि ये हमारे भारत के एक समाज शास्त्री थे, ठीक है ना। जाति पात की जो बात होती थी समाज में, उसके ये घोर विरोधी रहे। महिलाओं के प्रति जो भेदभाव होता था, उसके भी ये विरोध में खड़े रहते थे। इनका जन्म 4 सितंबर 1880 को हुआ था। कहाँ पे? कोलकाता में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए, 26 दिसंबर 1961 को इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। अब आपने स्वामी विवेकानंद का नाम भी सुना होगा, बखूबी सुना होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि स्वामी विवेकानंद का नाम आपने ना सुना हो। स्वामी विवेकानंद जो थे ना, उनके ये भाई थे, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद के भाई। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस, वो भी आपको पता होगा। तो स्वामी विवेकानंद किस वजह से प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो में उन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था, जिसे हम सर्वधर्म सम्मेलन कहते हैं। और अमेरिका में जब वो गए थे, वहां पर शिकागो में उन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत की थी, माई अमेरिकी ब्रदर्स एंड सिस्टर, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। ये कब की बात है? जब इन्होंने ये संबोधन दिया था। शिकागो सम्मेलन 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 1893 के बीच में संपन्न हुआ। तो आप कह सकते हैं शुरुआत कब हुई थी उस, बता सकते हैं क्या आप? क्या तारीख थी? वो तारीख थी 11, जिस दिन वो सर्वधर्म सम्मेलन शुरू हुआ था। तो थोड़ा सा मैं चलो इसके बारे में बता देता हूँ आपको। 11 तारीख से लेकर 27 सितंबर तक ये चला था। जब इन्होंने स्पीच की शुरुआत की, कई देर तक तालियां बजती रही, वो उस समय का एक रिकॉर्ड भी बना। और तूफानी हिंदू की इनको एक उपाधि दे दी गई थी उसके बाद में। तो जब इन्होंने हिस्सा लिया, तो अपने भारतीय दर्शन को इन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से पेश किया। दुनिया भर के प्रतिनिधि वहां पर इकट्ठे हुए थे। ये सम्मेलन कौन सी झील के किनारे आयोजित किया गया? तो एक झील का नाम शायद आपको पता हो, मिशिगन झील। तो मिशिगन झील के पास में ये आयोजन किया गया था। जो हमारे पूर्वी पूर्वी आप कह सकते हैं देशों की बात करें और पश्चिमी देशों की बात करें, तो पूर्वी और पश्चिमी आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतिनिधियों की ये एक औपचारिक सभा थी, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आज इनके भाई भूपेंद्र नाथ की जयंती है, जो कि एक प्रसिद्ध लेखक रहे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इनकी अहम भूमिका रही, और इन्होंने युगांतर पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य किया, और गिरफ्तारी भी इनकी हुई थी 1907 में, शायद आपको पता भी हो। भूपेंद्र नाथ दत्त 2 बार अखिल भारतीय श्रमिक संघ के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत रहे, ठीक है ना। तो थोड़ा इनके बारे में आप और पढ़ लीजिएगा। अच्छे लेखक थे, जैसे मैंने बताया। इनके द्वारा कई रचनाएं लिखी गई। सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया नाम से इनकी रचना है। स्वामी विवेकानंद पैट्रियट प्रोफेट नाम से भी इनकी एक रचना है, आप पढ़ के देखिएगा। चलो, अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। क्या नाम है इनका? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जो हैं, इनकी आज पुण्यतिथि है, जिनको हम डॉक्टर धर्मवीर भारती के नाम से जानते हैं।
ये हिंदी साहित्य के बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए, एक अच्छे कवि, एक अच्छे नाटककार, सामाजिक विचारक थे। क्या आप बता सकते हैं इनके बारे में कि भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया था? अगर आपने इसमें जल्दी जल्दी से बताओ, अगर लिखा होगा आपने 1972 तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती जो हैं वो 1972 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। आज इनकी पुण्यतिथि है। तो इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1926 को इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? इलाहाबाद में। ये इलाहाबाद वर्तमान दृष्टि से प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? आज ही के दिन 1997 में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये कहाँ पे पड़ता है क्षेत्र जहाँ पे इनकी मृत्यु हुई? मुंबई, महाराष्ट्र में है ये, ठीक है ना। तो किस रूप में इन्होंने नाम कमाया? तो मैंने अभी लिखा था, क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया हुआ था पहले ही, है ना। एक अच्छे लेखक थे, एक अच्छे कवि भी रहे। इनकी एक रचना बड़ी प्रसिद्ध है, शायद आपने नाम सुना होगा, गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? डॉक्टर धर्मवीर भारती की। एक रचना इनकी और भी है, शायद आपने नाम सुना होगा, अंधा युग। ये रचना भी किसकी है? तो भी नाम लिख देना इन्हीं का। कौन सी भाषा को इन्होंने एक नया आयाम दिया था? तो हिंदी भाषा को इन्होंने नया आयाम दिया। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। एक साप्ताहिक पत्रिका आया करती थी धर्मयुग नाम से। धर्मयुग जो पत्रिका थी, उस पत्रिका के प्रधान संपादक भी थे ये डॉक्टर धर्मवीर भारती। इनकी जो रचना है गुनाहों का देवता, इसे हिंदी साहित्य के इतिहास में सदाबहार रचना कहा जाता है, ठीक है ना। तो आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इन्हें नमन करते हैं। अब चलो हम इनके बारे में जानेंगे। आज इनकी भी क्या है? पुण्यतिथि है। नाम है इनका बलदेव प्रसाद मिश्र। बलदेव प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? 12 सितंबर 1898 को इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी। आज इनकी पुण्यतिथि है। 1975 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब आप इनके बारे में एक बात बताइएगा। बलदेव प्रसाद मिश्र एक भारतीय न्यायविद और लोक सेवक तथा रिक्त स्थान भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे। जल्दी से आप इनके बारे में बताओ, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? अगर लिखा होगा ना आपने हिंदी, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। हिंदी भाषा के साहित्यकार रहे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? छत्तीसगढ़ में ही हुई थी। हमारे भारत के प्रसिद्ध साहित्यकारों में इनका नाम लिया जाता है। कौन सी भाषा में इन्होंने अपना साहित्य लिखा? तो आप कहेंगे हिंदी भाषा में। इनके द्वारा लिखित कुछ रचनाओं की अगर बात करें, तो इनकी एक रचना है जीवन संगीत, ठीक है। इनकी एक रचना और भी है, श्रृंगार शतक। मानस के चार प्रसंग नामक रचना किसके द्वारा लिखित है? तो भी इनका नाम आप लिख देना। 1923 से लेकर 1940 तक बलदेव प्रसाद मिश्र ने रायगढ़ रियासत के न्यायाधीश, नायब दीवान और दीवान के पद पर अपनी सेवाएं दी थी। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो अंग्रेजी शासनकाल चला करता था, आपको पता है, आज़ादी से पहले इनका जन्म हुआ था। और अंग्रेजी भाषा के बदले इन्होंने अपनी जो रिसर्च है वो हिंदी भाषा में की थी। इस वजह से इनको एक उपाधि मिली थी। कौन सी? डी लिट की उपाधि। तो इस प्रकार आपको इनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेनी है। इनकी आज पुण्यतिथि है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। जिनका आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी आज जयंती है या फिर पुण्यतिथि है, उन सबको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो फिर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, मोज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक एटसेट्रा। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।